हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित है। मैं एक प्राइवेट आईटी फर्म में सेल्सफोर्स एनालिस्ट के रूप में काम करता हूँ। सेल्सफोर्स में मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस 2-2.5 साल का है। उससे पहले लगभग 3 साल तक मैंने हाइब्रिस टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है। हाइब्रिस पे 3 साल काम करने के बाद मैं सेल्सफोर्स पे स्विच कर गया और ये काफ़ी रेलेवेंट टेक्नोलॉजी मुझे लग रही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है सेल्सफोर्स। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये हमारी ऑफिशियल मेल आईडी है। आप इस पूरे लेक्चर के दौरान कहीं भी कुछ भी इशू आए, कहीं भी कुछ भी क्वेरी आए, तो आप हमें ऑफिशियल मेल आईडी पर लिख के हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर लेक्चर में डायरेक्ट आप कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। तो हम अपने आज के लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। हमारे आज का लेक्चर का टॉपिक है डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सेल्सफोर्स। चूँकि ये सेल्सफोर्स एडमिन की ट्यूटोरियल है, तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सेल्सफोर्स से, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे डेटा मॉडलिंग टॉपिक। डेटा मॉडलिंग के अंदर में हम लोग सीखने वाले हैं डेटा कैसे क्रिएट होता है, सेल्सफोर्स का डेटाबेस कैसे काम करता है, टेबल कैसे बनाते हैं, डेटा टेबल के अंदर स्टोर हुआ या नहीं, तो डेटा गेट स्टोर्ड इन टेबल्स और नॉट, एक से अधिक टेबल जब है तो वो एक दूसरे को कैसे को रिलेट करता है, एंड एवरी अदर स्टफ्स रिलेटेड टू डेटा। तो इतनी सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा समझने लायक है वो ये लास्ट वाली लाइन है, वी कैन नॉट हैव अ बिजनेस एप्लीकेशन विदाउट इट्स डेटा बीइंग स्टोर्ड। तो हम लोग किसी भी बिज़नेस एप्लीकेशन को इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं, बिज़नेस एप्लीकेशन का एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं अनटिल अनलेस कि उसके उस बिज़नेस एप्लीकेशन से रिलेटेड, उस बिज़नेस से रिलेटेड डेटा को स्टोर ना कर दिया जाए। तो हम लोग जब उससे रिलेटेड डेटा को स्टोर करेंगे ही नहीं किसी स्टोरेज लोकेशन पे या किसी स्टोरेज रिपोजिटरी में, जिसको कि हम लोग यहाँ पे डेटाबेस के रूप में बोल रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्योंकि अगर जब डेटा स्टोर है ही नहीं तो हम लोग बिज़नेस किस चीज़ के बेसिस पे करेंगे, हम लोग किस चीज़ को डिनोट करेंगे, किस चीज़ के बारे में बातें करेंगे। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बिज़नेस एप्लीकेशन के एग्जिस्टेंस के लिए उस बिज़नेस से रिलेटेड डेटा का स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग डेटा मॉडलिंग चैप्टर के ऊपर में फोकस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि बिज़नेस रिलेटेड डेटा को हम लोग सेल्सफोर्स में कैसे स्टोर करते हैं। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की थिंग जो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इतना कुछ जानने के बाद अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो ये है कि व्हाट इज़ अ डेटाबेस। डेटाबेस है क्या? तो डेटाबेस बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप ये समझने की गलती न करें कि एक अरेंजमेंट रो और कॉलम का, उसे हम लोग डेटाबेस बोलते हैं, वो डेटाबेस नहीं है, वो एक टेबल है। अगर आप इसे डेटाबेस बोलोगे तो ये डेटाबेस नहीं है, ये एक टेबल कहलाएगा। यहाँ पे रोज़ हैं जो कि लेफ़्ट टू राइट एरो से मैंने इंडिकेट किए हुए हैं। ये फर्स्ट रो होगा, ये पूरा सेकंड रो होगा, ये पूरा थर्ड रो, ये पूरा फोर्थ रो। तो ये रोज़ हो गए, और अप टू डाउन एरो से मैंने कॉलम्स को इंडिकेट किया हुआ है, तो ये कॉलम्स हो गए। तो रोज़ और कॉलम्स के अरेंजमेंट, इसे अगर आप डेटाबेस समझने की भूल कर रहे हो तो आप गलत हो। ये डेटाबेस नहीं है, इसे हम लोग टेबल बोलते हैं। तो ये टेबल है बेसिकली। तो हम लोग बात कर रहे थे व्हाट इज़ अ डेटाबेस। तो डेटाबेस है क्या? तो डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड एज डेटाबेस। तो किसी भी इंफॉर्मेशन का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन जहाँ कहीं भी होगा तो हम लोग उसे डेटाबेस बोलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट तरह के डेटाबेस हैं, अलग अलग तरह के डेटाबेस हैं। समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग डेटा को डेटा टेबल में स्टोर नहीं करते हैं। डेटाबेस कभी कभी किसी किसी डेटाबेस में ऐसा होता है कि हम लोग डेटा टेबल में डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। तो हर हमेशा ज़रूरी नहीं है कि टेबल होगा डेटाबेस के, जहाँ किसी भी डेटाबेस में हर हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको टेबल ही मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन हो और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन में हो।
तो इसे भी हम लोग डेटाबेस बोलेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट हाईलाइटेड हैं वो की पॉइंट्स हैं, ये नोट करने लायक पॉइंट है। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डेटाबेस एंड दैट्स इट। ये डेटाबेस की डेफिनेशन है, ये आप नोट कर लें। और यहाँ पर सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द टेबल बट लाइक देर इज़ इन्फॉर्मेशन एंड देर इज़ ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन है और वो ऑर्गेनाइज कलेक्शन में है बिना टेबल के तो वो डेटाबेस नहीं कहलाएगा। नहीं, वो भी डेटाबेस है। अगर टेबल नहीं है बट इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज कलेक्शन में है तो इट्स एन डेटाबेस। अब इतना कुछ जानने के बाद एक सवाल यह आता है, जब हम लोग डेटा को बहुत ही ईजिली एक्सेल शीट में स्टोर कर सकते हैं तो हमें डेटाबेस की क्या ज़रूरत है, या फिर डेटाबेस हम क्यों यूज़ करते हैं एक्सेल शीट के बदले? एक्सेल शीट भी तो हम यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे तो एक्सेल शीट में भी हमारे पास रोज़ हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 से डिनोट की गए हैं, न्यूमेरिकल ये सारे रोज़ हैं, और ये ABCDEFGH ये सारे कॉलम्स हैं। यहाँ पे भी तो हमारे पास रो और कॉलम्स हैं। तो हम लोग डेटाबेस के रूप में इसे क्यों नहीं यूज़ करते हैं? या फिर ये आउटडेटेड क्यों हो गया? एक्सेल शीट आउटडेटेड क्यों हो गया है? हम लोग डेटाबेस ही क्यों यूज़ कर रहे हैं एक्सेल शीट के बदले में? तो इसका जवाब है, डेटा को फेच करना एक्सेल शीट से, जहाँ की थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते थे एक्सेल शीट में, वहाँ से किसी भी डेटा को यूनिकली फेच करना, यूनिक डेटा को फेच करना डिफ़िकल्ट था। यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट है, आइडेंटिफाइंग द रिकॉर्ड यूनिकली इज़ डिफ़िकल्ट। किसी भी यूनिक डेटा को वहाँ से पिकअप करना डिफ़िकल्ट होता था एक्सेल शीट में। तो इन सारी चीज़ों के बदले एक सॉल्यूशन के साथ हम लोग आए जो कि था डेटाबेस, जहाँ पे रिकॉर्ड को फेच करना, रिकॉर्ड को स्टोर करना, रिकॉर्ड को अपडेट करना, डेटा को मेंटेन करना आसान हो गया था। एक्सेल शीट में ये सब कुछ बहुत मुश्किल थे। तो डेटाबेस ने इन सारी ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं इन सारों के मामले में हमारे काम को काफ़ी आसान कर दिया है। तो डेटाबेस में हम लोग रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अपने डेटा को मेंटेन भी कर सकते हैं। एक्सेल शीट में ये सब कुछ मुश्किल है। तो एक्सेल शीट बेसिकली जो है वो एक फ़ाइल सिस्टम है। हाँ, तो हम लोग फाइल सिस्टम से डेटाबेस की ओर मूव कर गए। क्यों? उसका मुख्य कारण है, हम लोग चाहते हैं ऑर्गेनाइज कलेक्शन, जो हमारे इन्फॉर्मेशन का ऑर्गेनाइज कलेक्शन वो स्टोर और मैनेज काफ़ी ईजिली से किया जाए। तो हम लोग उसे बहुत ही आसानी से स्टोर कर सकें और जब हमें ज़रूरत पड़े तो उसे मैनेज कर सकें। मैनेज का बोलने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम लोग उसमें रिकॉर्ड को अपडेट कर सकें, रिकॉर्ड को स्टोर कर सकें, रिकॉर्ड को फेच कर सकें, अपने डेटा को मेंटेन कर सकें। तो इन सारी चीज़ों की बातें यहाँ पे हो रही हैं। आप 1 मिनट का पॉज लें या फिर इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और जो कुछ भी यहाँ पे की पॉइंट्स, क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड आंसर, जो भी की पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करके लिखे हुए हैं, इनका नोट बना लें। ये काफ़ी ईजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा टेबल है। इस टेबल में हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट की डेटा को स्टोर किया हुआ है। ये AJ, PJ, XJ स्टूडेंट के नेम्स हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे कुछ डिफरेंट डेटा उन स्टूडेंट से, इन 3 अलग अलग स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा है। जैसे हमने फ़ोन नंबर, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बस डैश आपके रेफरेंस के लिए डाल दिया क्योंकि टाइम किलिंग था। तो AJ स्टूडेंट के फ़ोन नंबर, ईमेल, क्लास, उसके रोल नंबर, उसके एड्रेस को हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है। PJ के फ़ोन, ईमेल, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस को स्टोर किया हुआ है। एक्सेस स्टूडेंट के फ़ोन, ईमेल, क्लास, रोल और एड्रेस को हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है। सो ये कंप्लीट थिंग जो है ना, ये कंप्लीट थिंग ये एक टेबल कहलाएगी। ये कॉलम्स एंड रोज़ का एक अरेंजमेंट जो है ये एक टेबल कहलाएगा। तो अब बात करें एक नॉर्मल डेटाबेस की, या वॉट एवर इट इज़, MySQL, ओरेकल और समथिंग लाइक दैट, जो भी है, डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। पर यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ऑब्वियसली डेटाबेस के अंदर हमें एक टेबल रिक्वायर्ड होता है, एक टेबल की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम अपने इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर में स्टोर कर सकते हैं। तो डेटाबेस है, वहाँ पे हमें टेबल की ज़रूरत है, और उस टेबल में हम लोगों ने इस इन 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करके रखा हुआ है। तो कहीं भी
टेबल होगा तो टेबल दो चीज़ से बना हुआ होता है। टेबल ऑलवेज कंसिस्ट टू थिंग्स, दैट इज़ कॉलम्स एंड रोज। ये सारे रोज हैं, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया और ये चौथा रो हो गया। ये सारे रोज हैं और ये आपको कॉलम्स हैं। तो ये हो गई टेबल की बातें। अब आगे बढ़। सो कॉलम्स जो होते हैं वो एट्रीब्यूट की तरह होते हैं। लाइक किस प्रकार का डेटा स्टूडेंट से रिलेटेड हम उसके अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी वांट टू स्टोर फॉर एवरी स्टूडेंट। और रोज़ जो होते हैं वो बेसिकली इंस्टेंस होते हैं उन टेबल के, इंस्टेंस ऑफ दैट टेबल विच स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट इन दैट पर्टिकुलर टेबल। तो कॉलम एट्रीब्यूट की टाइप का है, रोज़ इंस्टेंस की टाइप का है। तो ये डेफिनेशन आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। मैं डेफिनेशन टाइप कर देता हूँ। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, कॉलम जो है वो बेसिकली एट्रीब्यूट के टाइप का है, यानी कि हर एक स्टूडेंट से रिलेटेड किस टाइप का डेटा हम स्टोर करना चाह रहे हैं। और रो बेसिकली इंस्टेंस है उस टेबल का जहाँ उन स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो ये हो गई रोज़ एंड कॉलम्स की बात। ठीक उसी तरह से सेल्सफोर्स डेटाबेस जो है वो हमारे लिए रिलेशनल डेटाबेस है। इसकी और गहराई में कुछ अलग चीज़ें भी हैं जो हम लोग इस कोर्स में आगे जाके समझेंगे, पर अभी हमें जो समझना है वो ये समझना है कि सेल्सफोर्स डेटाबेस जो है वो एक रिलेशनल डेटाबेस है। दैट्स इट। रिलेशनल डेटाबेस में टेबल होता है, तो सेल्सफोर्स भी जो है वो इन्फॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में एक टेबल में स्टोर करता है। बट यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ डिफरेंट है। जब सेल्सफोर्स की बात आती है तो टर्मिनोलॉजीज़ काफ़ी डिफरेंट है। सो सेल्सफोर्स में हम लोग किसी टेबल के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो है ऑब्जेक्ट। जनरल भाषा में हम इसे टेबल बोलते हैं, बट सेल्सफोर्स में जब हम लोग इस टेबल की बात करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कहलाता है, ना कि टेबल। तो हम लोग जब कभी भी किसी पर्टिकुलर टेबल की बात करेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट बोल के उसे इंडिकेट करेंगे। सो वेन एवर वी गोना टॉक अबाउट एनी ऑफ द पर्टिकुलर टेबल वी गोना से इट एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा जो कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को हमारे डेटाबेस में स्टोर करेगा। तो अगर आप स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, वी नीड टू क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट। इस डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिए, वी नीड टू क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट। सो ये ऑब्जेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अपने क्लाइंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्लाइंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर आप अपने क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हम जिस किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सेल्सफोर्स में हम लोग कॉलम को फील्ड्स बोलते हैं, यहाँ रेड कलर से आप देख पा रहे हैं। तो बेसिकली टर्मिनोलॉजी डिफरेंस है और कुछ नहीं। जनरल भाषा में हम जिसे कॉलम्स बोलते हैं सेल्सफोर्स में हम उसे फील्ड्स बोलते हैं, और जनरल भाषा में हम जिसे रोज़ बोलते हैं सेल्सफोर्स में हम उसे रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो ये बस टर्मिनोलॉजी डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बड़ी बात नहीं है। कॉलम्स आर नोन एज फील्ड्स, रोज आर नोन एज रिकॉर्ड्स, एंड दैट्स इट। यहीं पे एक और टॉपिक आता है ईआर डायग्राम, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसकी डेफिनेशन है, इट्स अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ डेटाबेस और अ स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, एंड दैट्स इट। यहाँ पे सॉरी स्पेस नहीं है, आप ये ध्यान देना, ऑफ अ डेटाबेस। तो ये ईआर डायग्राम की डेफिनेशन है। अब इमेजिन करिए कि आपके आर्किटेक्ट ने आपको एक ईआर डायग्राम दिया और बोला दैट प्लीज़ implement a database in Salesforce for this ER diagram. Then there will be an entity, and so like what you are gonna do with that entity, you gonna create you what you gonna create of that entity. आप क्या create करने जाओगे? तो let's say there is an entity course over there or employee over there, so we are gonna create object of that.
सो एंटिटी इज ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स आर द एट्रीब्यूट्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एंटिटी जो है वो ऑब्जेक्ट होगा और जो फील्ड्स होगा वो एट्रीब्यूट होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, आप कोरिलेट कर पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट, जो ये टेबल बनेगा सेल्सफोर्स में, ईआर डायग्राम जो आपके आर्किटेक्ट ने आपको दिया उसके रिगार्डिंग आप जो उसके रेस्पेक्ट में आप जो टेबल बनाओगे वो एंटिटी जो है वो ऑब्जेक्ट होगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हो एंटिटी ऑब्जेक्ट मैंने पहले ही लिखा हुआ है। और फील्ड्स जो आप क्रिएट करने जाओगे, जो फील्ड्स आप क्रिएट करने जाओगे, ये सारे डाउन एरो फील्ड्स को इंडिकेट कर रहे हैं, वो एट्रीब्यूट होगा। सो द एट्रीब्यूट that will be there in the ER diagram will create fields for all of those attributes। तो ER डायग्राम में जो एट्रीब्यूट हैं, जो भी एट्रीब्यूट ER डायग्राम जो आर्किटेक्ट ने आपको दिया है, वो सारे एट्रीब्यूट के लिए फील्ड्स बनेगा। एंड दैट्स ऑल वी आर गोना डू, हम लोग ये करने जा रहे हैं। एंड व्हाट डू वी कॉल रिकॉर्ड्स इन द ER डायग्राम? Are there any record in ER diagram? No, but still there is a terminology which is used in an ER diagram for a record and we call it as, उसे हम लोग बोलते हैं टपल्स। तो ER डायग्राम में टपल्स होते हैं। तो टपल जो है ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली रिकॉर्ड्स है या रोज़ है, वॉट एवर यू गोना कॉल इट। आप इसे रिकॉर्ड बोलो, आप इसे रो बोलो, तो टपल्स जो है वो रिकॉर्ड्स या रो को रिप्रेजेंट करे। अब अगर मैं एक और टेबल बनाने जाऊँ, इफ़ आई क्रिएट अनदर टेबल, तो मुझे उस दूसरे नए टेबल और इस टेबल, इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। और हम वो कैसे करेंगे? तो रिलेशनल डेटाबेस में हम रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते थे? आपको याद होगा रिलेशनल डेटाबेस में हम ये करते थे प्राइमरी की एंड फॉरेन की मदद से। प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम आता था। विद द हेल्प ऑफ दैट वी क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। सिमिलरली सेल्सफोर्स में हमें कॉन्सेप्ट मिला है रिलेशनशिप फील्ड का। तो रिलेशनशिप फील्ड क्या करता है? सेल्सफोर्स में हमें ये कॉन्सेप्ट मिला है रिलेशनशिप फील्ड का, जिसकी मदद से हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं दो टेबल के बीच में। ये सेल्सफोर्स की टर्मिनोलॉजीज है। रिलेशनशिप फील्ड वेयर द फॉरेन की इज़ द रिलेशनशिप फील्ड एंड प्राइमरी की इज़ द रिकॉर्ड आईडी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑन टू द वन साइड, बट दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक की। सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर दो कैटेगरी है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स एंड कस्टम ऑब्जेक्ट्स। सॉरी, मैंने बोल दिया दो महत्वपूर्ण टॉपिक, एक्चुअली मुझे बोलना था टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सेल्सफोर्स। सो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सेल्सफोर्स जो कि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स और एक होते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट्स। दोनों के अंदर डिफरेंस बस इतना सा है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट हैं जो सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है पहले से बना करके सेल्सफोर्स के अंदर, जबकि कस्टम ऑब्जेक्ट्स वो हैं जो हम लोग खुद अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार क्रिएट करते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड बाय salesforce.com इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल के लिए अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज़, लीड्स, प्रोडक्ट्स, कैंपेन्स, केसेस, यूज़र्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स एक्सेट्रा। ये जब हम लोग एक्चुअल सेल्सफोर्स एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे तब हम इन चीज़ों को देखेंगे प्रैक्टिकली कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे रहते हैं, क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है। कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय अस आर कॉल्ड कस्टम ऑब्जेक्ट्स। कस्टम ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन को यूनिकली स्टोर करेगा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्रिएट करेंगे। कस्टम ऑब्जेक्ट आर द हार्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन। तो कस्टम ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रक्चर्ड, वो प्रोवाइड करेगा हमें स्ट्रक्चर डेटा शेयर करने के लिए। तो डेटा हम कैसे, किस तरह से, किस प्रकार से शेयर करना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना करके कस्टम ऑब्जेक्ट हमें देता है। और ये कस्टम ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ हम क्रिएट करते हैं, ये सेल्सफोर्स के द्वारा क्रिएट नहीं होता है। जब भी सेल्सफोर्स में ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की बात आए, जब कभी भी आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ दौड़ना चाहिए, प्री बिल्ट थिंग्स।
जो पहले से बने हुए हैं, it's already given by Salesforce to us. We can customize the standard objects or whatever the standard thing is. We have got the full power for that, but we cannot delete it. Standard object, we cannot remove it completely, the standard things. तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया है। जबकि अगर कस्टम ऑब्जेक्ट की बात आती है तो सिर्फ इतना जान लीजिए, कस्टम ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर सकते हैं। वी कैन डिलीट वॉट एवर वी वॉन्ट टू, एंड वी कैन ऑब्वियसली इफ़ वी कैन डिलीट इट एंड वी कैन कस्टमाइज इट द वे वी वॉन्ट, जैसा भी हम चाहें हम उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर कस्टमाइजेबल, बट यू कैन क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट्स, और द ऑब्जेक्ट्स यू क्रिएट आर द कस्टम ऑब्जेक्ट्स एंड यू कैन डिलीट देम एज वेल, whereas you cannot delete this standard objects. So standard object के example हो गए accounts. We store the information for our clients or our customer in the account standard object. That's all what it is. अब आता है what about leads. leads क्या है? तो leads जो हैं वो potential customer हैं, वैसे लोग जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं या जो इंटरेस्टेड हैं हमारे प्रोडक्ट या फिर हमारे सर्विस को ख़रीदने में, तो वो लोग लीड्स कहलाते हैं। सो इमेजिन यू गाइज आर इंटरेस्टेड इनटू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, राइट? यू कॉल्ड अस, आपने हमें कॉल किया, आपने क्वेरी की और उसके बाद आप एनरोल्ड हो गए हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो इनिशियली जब आपने रीच किया हमें, हमने आपके इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया लीड्स में, क्योंकि आप हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं, आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को ख़रीदने में, हमारे कोर्स को ख़रीदने में, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ख़रीदने में, तो आप हमारे कस्टमर बन गए। पहले आप लीड थे, अब आपका अकाउंट है हमारे पास। तो पहले हम लोगों ने आपके डिटेल को लीड्स में स्टोर किया और उसके बाद हमने आपके लिए अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब आती है अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट अबाउट अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी क्या है? तो हम कुछ सेल करते हैं अपने अकाउंट को, अपने कस्टमर को, और हम उसमें इंफॉर्मेशन बताते हैं डील के बारे में कि हमने किस अमाउंट पे इसे बेचा है या हमारा सेलिंग अमाउंट क्या है, हमने एग्जैक्टली क्या बेचा है, हमने एग्जैक्टली कितने क्वांटिटी में सेल किया है, बेचा है। सो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, ये स्टोर हो जाते हैं अपॉर्चुनिटी में। आती है एग्जांपल ऑफ कस्टम ऑब्जेक्ट्स। तो एनी ऑब्जेक्ट दैट यू क्रिएट इन ऑर्डर टू स्टोर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी एन एग्जांपल ऑफ कस्टम ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करेंगे किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, वो कस्टम ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने एक बेहतर एग्जांपल से अगर समझाने की कोशिश करूं, तो हम लोगों ने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ये स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, इसीलिए ये जो है कस्टम ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कस्टम ऑब्जेक्ट हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये हमने बनाया है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हम नहीं डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन ने हमें पहले से प्री बिल्ट बनाया हुआ प्रोवाइड किया है। दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल के साथ हमारा लेक्चर 1 एंड होता है, जिसमें हम लोगों ने डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सेल्सफोर्स के बारे में समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे अंडरस्टैंडिंग कस्टम ऑब्जेक्ट्स एंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स इन डेप्थ। तो डेप्थ में हम लोग जानेंगे कस्टम ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये लेक्चर थोड़ा छोटा होगा, बट फिर भी काफ़ी ज़रूरी है समझना थोड़े से अंदर तक जाकर कि कस्टम ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बेसिकली काम करते कैसे हैं, इनका रोल क्या है, इनके मायने क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कस्टम ऑब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।